नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं इस समय की प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे वाराणसी के दौरे पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली काशी तमिल संगमम आयोजन की करेंगे औपचारिक शुरुआत। आतंकवाद पर रोक के लिए देश में पहली बार अपनी तरह के अनूठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का हो रहा है आयोजन। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। देश में बाघों की बढ़ती संख्या के लिए पहचान बनाने वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र की हुई शुरुआत। देशी विदेशी सैलानी हाथियों, बाघ और हिरण की प्रजातियों का कर रहे हैं दीदार। और लखनऊ के RDSO स्टेडियम में रेलवे प्रौद्योगिकी के आधुनिक पक्ष को दर्शाने वाली 3 दिवसीय इनो रेल प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का हो रहा है आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगमम का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए कल वाराणसी पहुंच रहे हैं। अपने सांसद और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वाराणसी पूरी तरह से तैयार है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण के सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक संबंधों को काशी तमिल संगमम के आयोजन की शुरुआत करके एक नया आयाम देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को भव्य और नया स्वरूप देने के साथ ही वाराणसी को आधुनिक सुख सुविधाओं और तकनीकी से जोड़ करने का न सिर्फ दक्षिण बल्कि देश भर के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए काशी को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है, जिसके चलते न सिर्फ काशी के लोग बल्कि देश और दुनिया के काशी यात्रा पर आने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर खासे उत्साहित हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन अपने आप में एक अनूठी पहल है। देश में उत्तर और दक्षिण का जुड़ाव कई सदियों से रहा है। लगभग 2000 वर्ष पहले से ही काशी की यात्रा होती रही है और यही कारण है कि दक्षिण के मन में पौराणिक और धार्मिक रूप से उत्तर में बसी काशी आज भी परंपरा के रूप में दोनों दिशाओं को जोड़े हुए है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दक्षिण का जुड़ाव अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। लगभग 2000 साल पहले से ही कांची से काशी की यात्रा होती रही है और यही कारण है कि दक्षिण के मन में पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से रची बसी काशी आज भी परंपरा के रूप में दोनों दिशाओं को जोड़े हुए है। काशी और कांची का रिश्ता पौराणिक है। यह प्राचीन काल से ही कांची, चाहे तमिलनाडु हो चाहे दक्षिण भारत हो, काशी हमेशा अपने से, अपनी संस्कृति से इन सब को जोड़े रखी है। अब जबकि तमिल समागम हो रहा है, बड़ी संख्या में वहां से विभिन्न प्रकार से लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ तमिलनाडु से आए हुए श्रद्धालु हैं। मोदी जी कब आएंगे इधर से, साउथ पीपल, नॉर्थ पीपल फॉर कनेक्टिंग फॉर आवर कल्चरल्स एंड एवरीथिंग, so he doing very well, so we are also encourage that. गंगा के तट पर अगले 1 महीने तक तमिल संस्कृति से ओतप्रोत होंगे काशी के घाट। 1 महीने तक चलने वाले तमिल समागम में जो श्रद्धालु आते थे वो एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म पाएंगे, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के साथ जो संबद्धता रही है उसको प्रदर्शित करने का। हाँ, we'll take the holy water from Kashi and once we go to Rameswaram, we'll give the water to the Pandit over there. They'll do the Abhishekam for Lord Shiva in Rameswaram. क्या कुछ कहेंगे ये आयोजन जो चल रहा है? और काशी पहले तो हम तो मोदी जी को शुक्रिया देना है, थैंक्स बोलना है कि यहाँ तमिल संगम को शुरू किया है। यह तो ये कनेक्टिविटी बना है तमिलनाडु और नॉर्थ इंडियन के लिए।
पहले उसको दूसरे को जानने का ज्यादा मौका मिलेगा। மோட்சம் கிடைக்கும் எனக்கு சிவனை நம்பி கங்கால செஞ்ச பாவெல்லாம் என்னை விட்டு போகும்னு இங்கே வந்திருக்கோம். எங்கள் குடும்பத்துக்கே எங்கள் மூதாதை எல்லாருக்குமே திதி கொடுத்துட்டு என்னோட பாவம் எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லா பாவம் போகணும், நாங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி இங்கே வந்திருக்கோம். சரிங்க கொடுக்க வந்திருக்கோம். उन्होंने बोला कि हमारे पूर्व जन्म के जो बने हैं उनको पुण्य मिलेगा यहाँ अभिषेक करने से। भाषाई प्रतिबद्धता चाहे थोड़ी परेशानियां भले पैदा करे, लेकिन सांस्कृतिक प्रगाढ़ता और सांस्कृतिक संबद्धता ऐसी है कि कांची से काशी तक की यात्रा सदैव छोटी हो जाती है। अविनाश के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर को लेकर जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका की सुनवाई के योग्य माना है, यानी मामले को लेकर अदालत अब सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष ने याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने, उसमें पूजा करने का अधिकार देने, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना इनकी मांग में शामिल है। सिविल जज की फास्ट ट्रैक अदालत ने विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से अपील की थी कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। माना जा रहा है कि फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जिला जज की अदालत में अपील करेगा। इससे पहले जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाले मामले में सुनवाई किए जाने को मंजूरी दे चुकी है। मामले की अगली सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 दिसंबर को की जाएगी। का प्रार्थना पत्र था, उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे मुकदमे को पोषणीय मान लिया गया। उनके एप्लीकेशन को खारिज करते हुए अगली तिथि 2/12 की नियत कर दी गई है। रिटर्न स्टेटमेंट जो फर्दर बचे हुए उनके लिए और इशू फ्रेम करने के लिए। आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए भारत में पहली बार अपनी तरह का अनूठा सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज किया जा रहा है। इस आयोजन में 75 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिस्सा नहीं ले रहे हैं और इसे आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आतंकवाद। पिछले कई दशकों से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे भारत की आवाज का ही एक नतीजा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद को फंडिंग के मुद्दे पर एकजुट हो रही है। आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक के प्रयास किए गए और भारत ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कई बड़े कदम उठाए, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नए सिरे से विचार विमर्श के लिए तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र का हिस्सा होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। The Honorable Prime Minister of India, he will be inaugurating the conference at the inaugural session. He'll be chairing and he'll be delivering the inaugural presidential address at the conference tomorrow at 9:30. After this inaugural address by the Honorable Prime Minister, we have this conference has been divided into 4 sessions on different topics. 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 15 मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं। 2 दिनों में 4 अलग अलग सत्र रखे गए हैं। सभी प्रतिनिधि इन सत्रों में चर्चा कर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। पहले सत्र में जहां आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर चर्चा होगी, तो इसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में आतंकवाद के वित्त पोषण में रुझान, उभरते वैश्विक आतंकवादी खतरों का विश्लेषण, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों से निपटने में हालिया रुझान पर बातचीत की जाएगी। दूसरे सत्र में आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग, वैध आर्थिक गतिविधियों और आतंकवाद के वित्त पोषण के बीच संबंध, आतंकी वित्त पोषण में एनपीओ और डीएनएफपीबी का दुरुपयोग, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण में ड्रग तस्करी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। तीसरे सत्र का एजेंडा उभरती टेक्नोलॉजी और आतंकवादी वित्त पोषण होगा। इसमें मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए वर्चुअल एसेट्स, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, भुगतान मध्यस्थतों का उपयोग, डार्क वेब और टेरर फाइनेंसिंग और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। चौथे और आखिरी सत्र का एजेंडा आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रखा गया है। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी अपराधों की जांच में चुनौतियां, रेडिकलाइजेशन फाइनेंसिंग को लक्षित करने के लिए सहयोग, वित्तीय खुफिया
खुफिया इकाइयों के बीच सूचना साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की जाएगी। भारत के लिए इस सम्मेलन का खास महत्व है। हालांकि पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर देश की एजेंसियों ने बेहतरीन काम भी किया है। इसी का नतीजा है कि देश में और खासतौर पर कश्मीर में आतंक पर काफी हद तक लगाम लगी है। लेकिन नई तकनीकी रास्ते अभी भी कई पहल की मांग करते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्रिटिकल मुद्दा है और इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। इसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो फाइनेंसिंग के थे, चाहे हवाला था, दूसरी चीज़ें थी, और हमारे पास इन चीज़ों का एविडेंस भी है कि पैसा बाहर से आया, कोई MTSS चैनल से आया, कोई वेस्टर्न यूनियन से आया, मनीग्राम से आया, कुछ किसी के खाते में पैसा डाल दिया गया ताकि और वहाँ से पैसा उठा लिया गया। इसके प्रमाण मिले हैं। तफ्तीश जो केसेस की हुई है NIA ने भी की है, दूसरे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने भी की है। तो इन सब मुद्दों पे जो नए तरह के तरीके जो एजाज हो रहे हैं, हुए हैं, और प्लस जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, कैश कोरियर हैं, क्राउड फंडिंग है, इन सभी नए तरीकों पे चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख ने गुरुवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं कि खालिस्तानी और कश्मीर के आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। NIA इस दिशा में काम भी कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में भी चर्चा होगी। कहा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं हो रहे। वहीं चीन के आने की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन पहली बार 2018 में पेरिस में हुआ था। उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। अब इस तीसरे सम्मेलन की मेजबानी आयोजन भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दिखाता है। मैनपुरी के लोकसभा सीट के उपचुनाव के साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में आयोजित जनसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गुंडे बदमाशों का सफाया कर कानून का राज कायम किया है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। भाजपा से राजकुमारी सैनी और रालौद से पूर्व विधायक मदन भैया मैदान में हैं। नाम दाखिल करा है और हम जनता के बीच रहेंगे। जनता हमारे साथ है और हमेशा साथ ही रही। हमने तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही हम साथ है और साथ। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ है और इस बात को ही हमें आगे बढ़ाना है। रामपुर विधानसभा में भी भाजपा पूर्ण रूप से अपना विजय का परचम लहराएगी। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना और गुलाब देवी, बलदेव सिंह औलख, घनश्याम लोधी, ख्याली राम लोधी सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। फ्री माहौल में, कम्युनलिज्म फ्री माहौल में और क्राइम फ्री माहौल में चल रहा है और इस बात को हमें आगे बढ़ाना है। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोगों को लगता है कि बिना जमीन के जमींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी का उनका परमानेंट जो है वो ठेका है, वो किसी का नहीं है। जनता सबसे बड़ी जमींदार है और जनता ही जनाधार तय करती है। रामपुर शहर विधानसभा सीट के लिए सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने भी कल ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के चेहरे को सामने रखकर ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि रामपुर शहर के मतदाता आजम खान का समर्थन करते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सपा प्रत्याशी के साथ नगर पालिका सदर की चेयरपर्सन फातिमा जबी, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल आदि मौजूद थे। जो रामपुर में बाहर देख रहे हैं आप, तरक्की देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, ये सब आजम खान साहब के जरिए हुआ है, उनका कराया हुआ है। रामपुर के आवाम बाशऊर हैं। ये 10 बार यहाँ से विधायक आजम खान चुने जा चुके हैं। 11वीं बार इस चुनाव में आजम खान साहब ही विधायक चुने जाएंगे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम।
got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश में बाघों की बढ़ती संख्या के लिए पहचान रखने वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 15 नवंबर से लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। पर्यटन सत्र के पहले दिन सैलानियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा। वहीं सैलानियों ने कर्नाटक से आए हाथियों सहित बाघ और हिरण की प्रजातियों के दीदार किए। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के आसपास सैलानियों के लिए वाटर हट, ट्री हट, थारू हट और बोटिंग की शुरुआत की गई है। सेल्फी पॉइंट सिग्नेचर गेट का उद्घाटन किया गया है। सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में और सुधार करने के लिए यहां आने वाले पर्यटकों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का यह सत्र 15 जून 2023 तक सैलानियों के लिए खुला रहेगा। आज हमने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक नया पहचान दी है। एक लोगो जो हमने बहुत टाइम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पेंडिंग था, एक लोगो हमने अनवील किया है। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व उस लोगों के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हमने एक नई शुरुआत की है जिसमें हमने जो आसपास के लोग हैं वो शहद उत्पादन करेंगे, जिनको रोजगार मिलेगा और उसका जो बिक्री है हम हमारे सुवर्णी शॉप के माध्यम से करेंगे। हमारे यहाँ 2 मुख्य रूट हैं, उनके अंदर हमने काफ़ी सारे सब रूट की स्टार्टिंग की है, जिससे कि लोग जो कहते हैं कि रूट में कमी है उसको हम पूरा करेंगे। इसके अलावा जो बोटिंग का यहाँ पे है, तो बोटिंग के लिए हमने एक स्पेशल जेट्टी का निर्माण किया है। यहाँ बर्ड की जो अच्छी पॉपुलेशन है, इसकी हम फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। टाइगर सेटिंग अच्छी है, भालू की सेटिंग अच्छी है और ये सबसे बड़ी बात, साल का जंगल है। ये इतना सुंदर जंगल है कि यहाँ हमें हर प्रकार के फ़ोटो मिल जाते हैं। हमें नहीं, मेरे ख्याल से भारत के हर प्रदेश के फोटोग्राफर आते हैं, विदेशी आते हैं, उनके लिए फोटोग्राफर की बहुत अच्छी जगह है चूका। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के साथ अतिथि गृह परिसर में लगी महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नगरीय चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। आज हम लोगों को मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज साठ जी नामांकन कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। आने में विलम्ब और यह जरूर मैं कह सकता हूँ कि मैं कमल खिलने जा रहा है। और जैसे हम लोग 3 उपचुनाव हुए, तीनों जीते हैं, भाजपा रामपुर लोकसभा और गोला विधानसभा। वैसे ही मैं लोकसभा रामपुर सौली कोई विधानसभा को जीतेंगे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने जनपद श्रावस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनता से संवाद किया। इस अवसर पर मंत्री जितिन प्रसाद ने जनपद की 4 प्रमुख सड़कों का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रावस्ती की सड़कों को वर्ल्ड क्लास की सड़क बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। विभाग का मानना है युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बिंदुवार सभी सड़कों की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी। जहां जहां कमियां हैं वो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। और मैं स्पष्ट कर दूं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो उसकी जवाबदेही करके कार्रवाई।
मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत 75 पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण किया। उसके बाद सांसद ने मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में जनपद में चल रहे सभी विकास कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ बहुत तेजी से कराए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सांसद हेमा मालिनी ने 50 लाख रुपए की लागत से नगर पंचायतों के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग की स्वीकृति मिल गई है, जिसका कार्य तेजी से किया जाएगा, जिससे परिक्रमार्थियों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ रुपए की धनराशि से मथुरा बरेली पीलीभीत नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार से मथुरा में विकास कार्य के लिए बहुत मदद मिल रही है, जिससे जनपद की दिशा भी बदली है। उपलब्धियां दे रही है जनता को, उसको हाईलाइट करके हम बताते जा रहे हैं लोगों को और सबको देते जा रहे हैं जो जो देना है। तो इसमें आज का दिन था विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल देने का। ट्राईसाइकिल वैसे हम लोग भी पिछले 8-9 साल में मैंने भी बहुत सारे लोगों को दिया है। रिफाइनरी भी बहुत अच्छा काम कर रही है और दैट कंपनी जो ये बनाती है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, वो लोग भी बहुत बढ़िया काम करके सब लोगों के लिए काम है। लखनऊ के आरडीएसओ में सीआईआई के सहयोग से आरडीएसओ स्टेडियम में इनो रेल प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी और सम्मेलन कल 19 नवंबर तक चलेगा। इस प्रदर्शनी और सम्मेलन के माध्यम से रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मौजूदा आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी और सम्मेलन के आयोजन से एमएसएमई और रेलवे से जुड़े छोटे पैमाने के उद्यमियों को बेहतर तरीके से अपना काम करने का प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। प्रदर्शनी में आधुनिक टक्कररोधी उपकरण, रेल दुर्घटनाओं को रोकने की प्रणाली और विश्व स्तरीय यात्री तथा माल वाहक रेल के डिब्बों की निर्माण प्रक्रिया को दर्शाया गया है। आरडीएसओ ने सीआईआई के साथ सहयोग से ये एक मेला इनो रेल 2022 लगाया है, जिसका उद्देश्य है भारत में इंडिजिनस सोर्सेज को रेल इंडस्ट्री के लिए डेवलप करना। जो इनोवेटिव प्रोडक्ट वो लेकर आएंगे उससे हम रेलवे में लगाएंगे और इससे उपकरणों की विश्वसनीयता को सुधारने में और रेल यात्रियों को और अधिक सुविधा देने में सहायता मिलेगी। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विकासखंड में आईटीआई जिला सेवायोजन कार्यालय एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 10 निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया। जिले के 4 आकांक्षात्मक विकास खंडों में रोजगार मेले के आयोजन के क्रम में ये मेला आयोजित किया गया है। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में आई 10 कंपनियों द्वारा 210 बेरोजगार युवाओं का चयन विभिन्न पदों पर किया गया। रोजगार मेले के प्लेसमेंट अधिकारी आशीष भूषण ने बताया कि कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया गया है और ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है। राजकीय आईटीआई व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग सेवायोजन विभाग जनपद बलरामपुर के द्वारा ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय बीएडीपी एरिया में 100 से अधिक रोजगार दिए जाने की आज संभावना हम लोगों के द्वारा विभिन्न कंपनियों में की जा रही है। कंपनियों के बहुत अच्छे ऑफर आए हुए हैं। 200 से ज़्यादा एक कंपनी में रिक्वायरमेंट है। जो भी योग्यता का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएगा उसको आज जॉब फेयर में उसको जॉब दिया जाएगा। ये जॉब निःशुल्क है, कहीं से किसी से कोई भी 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। डीडीयू जीकेवाई से हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से, जिसके तहत अलग अलग ट्रेड में बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसके बाद उनको जॉब पे भेजा जाता है। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट होती हैं, जो भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार मिलकर कर रही है। जिसके तहत हम यहाँ पे बच्चों के जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं। संतोष कुमार देवी जी, मैं अपने ब्लॉक पौवापुर में आया हूँ और मेरे को यहाँ सारी व्यवस्था इतनी अच्छी लग रही हैं, क्या बताएं। हमारे प्रधानमंत्री सर ऐसा योजनाएं दे रहे हैं कि आगे चल करके हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो अशिक्षित के बजाय शिक्षित ही नजर।
प्रदेश की योगी सरकार ने जनपद संभल को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में जनपद संभल के ग्राम भरतरा में बनने वाले स्टेडियम को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद जनपद की युवा खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। स्टेडियम को मंजूरी देने के लिए युवाओं ने योगी सरकार को धन्यवाद भी कहा। जिलाधिकारी महेश बंसल ने इसे जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के बनने से जनपद के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी। काफी लंबे समय से इस जनपद में विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड्स थी। उसी में से एक स्टेडियम भी था। यहाँ पर गांव भरतरा है, लगभग भैजोई से 4-4.5 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर लगभग 10 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई थी और शासन में कल कैबिनेट की बैठक में उस भूमि को अनुमोदित कर दिया गया है स्टेडियम बनाने के लिए। और खुशी है कि ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, माननीय मंत्री जी के और सभी के प्रयासों से, जिला प्रशासन के प्रयासों से ये हो पाया है। और आने वाले समय में जल्दी ही हमें उम्मीद है कि इसका बजट भी अनुमोदित हो जाएगा और उसके बाद फिर ये स्टेडियम बनना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें बच्चों को मतलब कि खेलने के लिए मिला जाएगा और मतलब हमारे भाई वगैरह हैं उनके लिए मतलब कि सही है, प्लेटफॉर्म सही है। ये सब हम सरकार का थैंक यू बोलेंगे। हमारे यूपी में मतलब स्टेडियम बनेगा, हमें बहुत खुशी होगी। संभल जनपद के लिए स्टेडियम मिलना मतलब एक अच्छी उपलब्धि है हमारे एरिया में। ऐसे मेनली हमारे इधर इतना स्कोप भी नहीं है क्रिकेट का, बट इतना अगर स्टेडियम दे रही है स्पोर्ट्स के लिए, हमारे लिए सरकार कर रही है, तो हम जैसे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। कानपुर देहात में कानपुर झांसी रेल रूट पर गेटमैन की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। जल्लापुर क्रॉसिंग पर गेटमैन ने फाटक बंद नहीं किया और ट्रैक क्रॉस कर रहा लोडर अचानक आई ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में लोडर के परखच्चे उड़ गए, उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पोल से टकराए लोडर की वजह से OHE लाइन का इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे लगभग 4 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। रेल रूट पर कानपुर की ओर 4 ट्रेनों को तत्काल रोका गया, जिसमें मुंबई एक्सप्रेस और लखनऊ इंदौर एक्सप्रेस शामिल हैं। हादसे के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने गेटमैन पर लापरवाही का आरोप लगाया। ये ट्रेन संख्या 22-467 बनारस गांधी एक्सप्रेस वीकली ट्रेन है। ये कानपुर से झांसी की तरफ जा रही थी और गेट पर एक जो है वो बोलेरो का लोडर था, उससे जाके टकरा गई और उस दुर्घटना में जो है 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। वो जांच की जा रही है। अभी रेलवे के अधिकारी DRM और उनके CS आए थे, सिक्योरिटी अफसर, वो लोग जांच पे कर रहे हैं, हम लोग भी जांच कर रहे हैं। अभी रेल से वाहन टकराने की सम्यक जानकारी और सही जानकारी नहीं हो पाई है। जांच करने के उपरांत ही। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे वाराणसी के दौरे पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले काशी तमिल संगमम आयोजन की करेंगे औपचारिक शुरुआत। आतंकवाद पर रोक के लिए देश में पहली बार अपनी तरह के अनूठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का हो रहा है आयोजन। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। देश में बाघों की बढ़ती संख्या के लिए पहचान बनाने वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र की हुई शुरुआत। देशी विदेशी सैलानी हाथियों, बाघ और हिरण की प्रजातियों का कर रहे हैं दीदार। और लखनऊ के RDSO स्टेडियम में रेलवे प्रौद्योगिकी के आधुनिक पक्ष को दर्शाने वाली 3 दिवसीय इनोरेल प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का हो रहा है आयोजन। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।